स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और साथ ही आप लोग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब बस कुछ दिन ही बचा हुआ है। समझ लो कि आपका एग्जाम अब इतना कम बचा हुआ है कि आप अपने एक हाथ की उंगलियों से भी गिन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो एग्जाम का तैयारी है उसी हिसाब से आपको करनी चाहिए कि आपके जो अधिक से अधिक पोर्शन हो वो आपका कवर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड में 30 पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहां पे कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस बनाने से ये होगा कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल आपका होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के मार्क्स के लिए। तो इसीलिए आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो आने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ इसमें है और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको इसमें दिखने को मिलेगा। तो कोई वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिससे आप जान सको कैसे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, सच डैट कि एफ एक्स यहाँ पे है 5x+4। ठीक है, 5x+4। तो कह रहा कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, क्या करना होता है कि y को मान लो आप fx को y। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कि y जो है वो है 5x+4। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होता है कि x को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, यहां से 5x को एक तरफ करते हैं और बाकी को दूसरे तरफ, मतलब y माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे x इक्वल टू वाई माइनस 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहीं से आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे कि y को रिप्लेस करेंगे x से और x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से। तो यहां से क्या मिलेगा, f इनवर्स x बराबर x माइनस 4/5, और यही आपका f इनवर्स x है। ठीक है, तो यहां से दिख सकता है कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, x माइनस 4/5, ये ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है आर, उसमें जो एलिमेंट है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा ए और सी कॉमा बी, कह रहा ये सेट ए जो इस पे एलिमेंट है ए बी सी, इस पे डिफाइन किया गया है। तो मुझे बताओ कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है। ठीक है, जो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया गया था वो कौन सा रिलेशन है। तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव इसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं आर को, अगर सारे एलिमेंट के लिए आपका ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट मिल जाता। ठीक है, कि यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब ए कॉमा ए भी होता, बी के लिए बी कॉमा बी भी होता और सी के लिए सी कॉमा सी भी होता। बट यहाँ पे ए कॉमा ए ही नहीं है, तो बाकी सब ढूंढे ही क्यों, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। ठीक है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर सिमेट्रिक की अगर बात करें तो वो कहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, चलो ढूंढते हैं फिर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो बी कॉमा सी है, तो इसके उल्टा सी कॉमा बी भी है, और यही यहाँ पे सिमेट्री का डेफिनेशन कहता है। ठीक है, कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है तो बी कॉमा ए टाइप का भी एलिमेंट उस रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि कॉस इनवर्स
वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग x को मान लेते हैं टेन थीटा। क्या करते हैं, यहाँ पे x को हम लोग पुट करते हैं टेन थीटा। अगर यहाँ पे हमने पुट करा तो क्या मिल जाएगा, हम लोग के पास मिलेगा कि ये कॉस इनवर्स ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos टू थीटा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ आ जाएगा cos टू थीटा। ठीक है, और cos इनवर्स cos टू थीटा यहाँ से टू थीटा बाहर हो जाएगा। और क्योंकि x इक्वल टू टेन थीटा है तो यहां से कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो होगा टेन इनवर्स x। यहाँ पे क्या आ गया, यहां से आ गया टू और थीटा तो टेन इनवर्स x था, मतलब यहाँ पे आ गया टू टेन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू का क्या होगा। तो इसको ऐसे समझो आप कि रूट थ्री बाई टू साइन के किस वैल्यू पे देता है। ठीक है, रूट थ्री बाई टू साइन के किस वैल्यू पे देता है, तुम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री पे देता है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है। कह रहा देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये प्रॉपर्टी ही होता है ट्रांसपोज का, ये हो जाएगा इसका आंसर दूसरा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, याद करना होता है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे दो इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, मतलब यहां से कह सकते हैं कि जो x प्लस थ्री है वो बराबर होगा 7 के, और जो 2x है वो बराबर होगा 8 के, 6 है वो बराबर होगा यहाँ पे 6 के, और y जो है वो बराबर होगा 3 के। तो यहाँ से क्या आ गया, y का मान आ गया 3, और वैसे ही 2x बराबर 8 है तो यहाँ से 2 से 8 कटा 4 बार में तो x आ गया 4, मतलब x 4 हो गया और y 3 हो गया, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो थ्री ए क्या होगा। हम लोग पढ़ रखे हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है मुझे निकालना है थ्री ए, तो इस केस में सारे एलिमेंट के साथ तीन गुना होता है। क्या हो जाएगा, तीन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18। ऑप्शन कौन सा दिख रहा, तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन है तीसरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से हो गया मतलब प्लस इसलिए हुआ क्योंकि देखो आप माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है ही। ठीक है, और माइनस साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए इसका डिटरमिनेंट जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं। देखो क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है C2 को हम लोग चेंज करेंगे C2 माइनस C1, ऐसे ही C3 को चेंज करेंगे हम लोग C3 माइनस C1। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, पहला तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की हमने तो ये एज इट इज रहेगा, और दूसरा में हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ करा तो क्या हो जाएगा, वन, ये जो वन है इसमें से ये वन वाला घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर जब हम लोग y प्लस जेड में घटाएंगे माइनस एक्स प्लस वाई को तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यानी वाई वाई कट जाएगा और यहाँ बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है, और फिर जब हम लोग z यहाँ पे x में से z घटाएंगे तो यहाँ पे x माइनस जेड आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, C3 में C1 घटाना है।
तो फिर से अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर जब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे z प्लस एक्स में x प्लस वाई को, तो क्या हो जाएगा कि z प्लस एक्स माइनस यहाँ हो गया x प्लस वाई, मतलब कितना आ गया, तो z प्लस एक्स माइनस यहाँ पे x माइनस का y, x से x कटा और बचा z माइनस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा y माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे भी z माइनस एक्स है, और यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी z माइनस एक्स मिल जाएगा। क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ होगा 1 0 0, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे z, और यहाँ पे है z माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से भी कॉमन आएगा यहाँ पे x माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसे इतना करने का मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, इतना मुझे नहीं लगता करने का इसमें जरूरत है। रुको रुको, इससे आसान तरीका बताते, रुको रुको एक सेकंड एक सेकंड। इतना मेहनत करने का मुझे जरूरत ही नहीं, उसने तो देखे ही नहीं, इतना मेहनत का जरूरत ही नहीं था, फालतू में इतना मेहनत हम लोग करने पे लग गए। आसान बताते हैं, चलो आसान आसान, वो उसमें थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल नहीं हुआ। सुनो ध्यान से क्या करना, हम क्या करते हैं ना इसमें कि जो R2 है, यहाँ पे जो R2 है इसको चेंज करते हैं R2 प्लस R3 से। ठीक है, क्या आएगा देखो आप मैट्रिसेस, यहाँ पे डिटरमिनेंट मेरा मिल गया यहाँ पे कि पहला तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, बट R2 में चेंज किया। जैसे ही R2 में हमने करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई में z जुड़ जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे y प्लस जेड था और x जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और सेम तरीके से यहाँ पे z प्लस एक्स था और उसमें अगर y जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और तीसरा में जो है वो है z x y। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दूसरे वाले रो से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 1 1 1, फिर यहाँ भी 1 1 1 आएगा, यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम का वैल्यू सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा वो रास्ता भटक गए थे, हमें क्या लगा कि शायद निकालना पड़ जाए, बट बाद में नजर आया कि ये तो जोड़ने पे ये दोनों सेम आ जा रहा है सबके लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन होता है रूट अंडर नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर पहला। चलो अगला सवाल करते हैं। कह रहा कि log sec x का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पे लगेगा चेन रूल। ठीक है, क्या होगा, तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, log के अंदर में जो भी फंक्शन है वो जाएगा नीचे, मतलब कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, फिर इनटू, फिर होगा sec x का डिफरेंशिएशन, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो sec x से sec x कटेगा और यहां बचेगा सिर्फ टेन एक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि टेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ना सुनिएगा, फिर से यहाँ पे है, यहाँ पे लगेगा चेन रूल। पहले टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर, और जो अंदर में फंक्शन था उसको एज इट इज लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फिर इनटू, अब जो अंदर में फंक्शन था एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कि 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे डिफरेंशिएशन का है, और इस तरह के डिफरेंशिएशन में हम लोग लेने वाले हैं लॉग।
कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा लॉग लेने पे? यहाँ पे होगा लॉग, यहाँ पे आ गया x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर लॉग x प्लस वाई का पावर में m प्लस n। ठीक है, लॉग लेते हैं, यहाँ पे लॉग a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ हो जाएगा लॉग x का पावर m प्लस लॉग y का पावर n बराबर, यहाँ पे क्योंकि ये m प्लस एन पावर में है तो सामने आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा m प्लस एन इंटू एक्स प्लस वाई, और ये भी m पावर में है तो सामने हो जाएगा, और हो जाएगा m log x प्लस n भी सामने आ जाएगा, और हो जाएगा m log y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे log भी आएगा कि log x प्लस वाई, और यहाँ से आ गया m प्लस एन log x प्लस वाई। अब क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा m तो एज इट इज रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस, फिर से n कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy/dx बराबर, अब m प्लस एन कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहेगा, और फिर इंटू log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले तो 1/x प्लस वाई, ठीक है, इंटू अब करेंगे x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, x का 1 और y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, चलो आगे करते हैं, यहां से क्या आ गया तो m/x प्लस n/y dy/dx बराबर, यहां से अलग अलग चीजों को करते हैं, क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई, जब हम लोग ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर हो जाएगा प्लस m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई, और साथ में होगा dy/dx। अब क्या करते हैं dy/dx वाले को एक तरफ और बिना dy/dx वाले को दूसरी तरफ, क्या हो जाएगा यहां से कि m/x माइनस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर बराबर ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई dy/dx माइनस, यहां से हो गया n/y dy/dx। अब क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा x और x प्लस वाई का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये m से मल्टीप्लाई होके लिख देते हैं कि mx प्लस my, फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस के साथ, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस दोनों के पास है, तो हो जाएगा माइनस का mx फिर माइनस का nx, फिर बराबर यहाँ फिर से आएगा नीचे, अगर हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई, एलसीएम लेने से पहले क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं चीजों को, कि dy/dx कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस n अपॉन वाई, और साथ में इंटू में आएगा dy/dx। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर देखें हम तो mx से mx कटने वाला है, और यहाँ बचेगा my माइनस nx, और नीचे बचेगा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें भी लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई और y का एलसीएम हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो y से मल्टीप्लाई होके यहाँ हो जाएगा my प्लस ny, फिर माइनस में nx माइनस में ny, और साथ में क्या होगा तो dy/dx। ठीक है, चलो यहां से कटेगा क्या तो ny से ny कटेगा, और ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा। अब इन दोनों में से हम लोग यहाँ पे कुछ रह गया है गलती, एक सेकंड, काटने में कुछ गलती की है क्या? नहीं, सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा my माइनस एन एक्स, और नीचे में क्या है तो x है, इक्वल टू यहाँ पे है my माइनस एन एक्स, नीचे में क्या है y, और साथ में है dy/dx। अब गौर से देखो तो my माइनस एन एक्स और my माइनस एन एक्स दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है, और क्या मिलेगा हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे ये y जो है इधर आ जाएगा, और यहाँ मिलेगा y/x इक्वल टू dy/dx, मतलब dy/dx जो आ गया वो आ गया हमारे पास y/x। तो ये एक अच्छा खासा सवाल था।
ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y बाई एक्स। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, ये ना हो कि ऐसे सवाल पूछ दिया जाए और वहां पे आपका दिमाग ही घूम जाए कि करना क्या था। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि x दिया हुआ है a cos थीटा और y दिया हुआ है a sin थीटा। तो कह रहा dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, हमें पहले निकालना पड़ेगा dx बाई डी थीटा। ठीक है, और dx बाई थीटा हो जाएगा a कांस्टेंट तो बाहर, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, मतलब ये आ गया माइनस a sin थीटा। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा मुझे dy बाई डी थीटा, और क्योंकि a कांस्टेंट फिर से बाहर और sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। कहते हैं ये dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा यहाँ पे है a cos थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा a sin थीटा। a से a कटा और cos बाय sin हो जाएगा माइनस का cot थीटा। ठीक है, माइनस का cot थीटा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा चौथा, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट x इक्वल टू 0 ईच। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, तो dy बाई डी एक्स चाहिए सबसे पहले। 2x स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, अब इसका मुझे वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा cos 0। 4 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 3 इंटू cos 0 यहाँ पे हो जाता है 1, तो यहाँ से आ गया 1, और 3 इंटू 1 आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से। अच्छा, अभी तो ये आया है टेंजेंट का स्लोप, अभी ऑप्शन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमारे पास है टेंजेंट का स्लोप, हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो होता है माइनस टाइम्स 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 3 आ गया, यानी -1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 10x होता है। ठीक, चलो अगला सवाल कह रहा स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट 1,1 इज। तो 1,1 पे इसका स्लोप क्या है। अगेन हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे x है तो x के यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो आ गया वो आ गया हम लोगों का 1/2y। ठीक है, और हमें निकालना है 1,1 पे इसका वैल्यू। तो यहाँ से पुट करते हैं, यहाँ हो गया 2 गुने y का मान यहाँ पे 1 रखना है, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ जो कर्व आ गया वो आ गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए साथ में प्लस सी। अगर गौर से देखें तो ए स्क्वायर कितना है, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 9 है, मतलब ए का मान कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर से हो जाएगा कि 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इसको गौर से हम देखें तो ये दिख कैसा रहा। सेक स्क्वायर एक्स को जो लिख सकते हैं कि ये 1/कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कि ये 1/साइन स्क्वायर एक्स है, और ये हमें दिखा कि ये तो टेन स्क्वायर एक्स था।
ठीक है। और टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं है, बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं उसमें। और टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है। अब यहां से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, और माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स, साथ में आएगा प्लस सी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कि टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज, जिसके पेरीमीटर में कितना इंक्रीज आएगा वो बताओ। ठीक है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, वो होता है 2 पाई आर, और हमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा है कि 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पेरीमीटर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और आर का डिफरेंशिएशन हो गया डी आर अपॉन डी टी। अब यहां से हो गया 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 0.3, मतलब यहां से आ गया 0.6 और साथ में पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा दिख रहा? ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे दूसरा। चलो अगला सवाल करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। कह रहा है यहाँ पे कि हम लोगों को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी, हम लोगों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे कि वो ए से बी है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की बात करें हम लोग, तो वो हम लोग को पता होता है कि ये तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा। ठीक है, ये तो एक्स क्यूब बाय 3 आएगा। यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा यहाँ से जो a से b एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगा a से b। ठीक है, ऊपर लिमिट पुट करेंगे, क्या हो जाएगा कि बी क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 3, एंड अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी यहां से आ गया ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कि बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे है कि dx अपॉन रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। और इस तरह के फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साथ में प्लस सी। ठीक है, अब गौर से अगर देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे 16 है, मतलब ए का मान कितना हो गया, तो 4। ठीक, अब यहाँ पे जब लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने करा तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे यहाँ पे 4, साथ में प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि साइन का पावर 9x है, और लिमिट दिया हुआ है -π/2 से π/2। तो जब कभी भी ऐसा कुछ सवाल रहे कि -a से a fx dx, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसे में पहले हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है क्या कि ये आता है एक बार 2 टाइम्स 0 से a fx dx, अगर फंक्शन आपका इवन हो। ठीक है, अगर फंक्शन आपका इवन हो, लेकिन यही चीज जीरो हो जाता है अगर आपका फंक्शन जो है वो अगर ऑड फंक्शन हो। अब ये ऑड और इवन का क्या झंझट है, तो जब कभी भी f ऑफ x, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन का पावर 9x, ठीक है, तो हम लोग को निकालना होता है f ऑफ माइनस एक्स। अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर fx आ गया तो फंक्शन को कहते हैं कि वो इवन था, लेकिन अगर f ऑफ माइनस एक्स मेरा माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो ऐसे में कहते हैं कि जो फंक्शन था वो ऑड था। ठीक है, बस इसको याद रखना है।
अब यहां से अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा साइन का पावर, ये 9 है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स का पावर 9 था। इसको अच्छे से लिख लें एक बार कि जो एफ एक्स है क्या है वो, कि साइन एक्स का पावर में 9। अब अगर हम यहां से एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहें तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स और फिर पूरे के पावर में 9, और साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और फिर पूरे के पावर में 9 है। अब माइनस का पावर अगर ऑड रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, यानी यहां से हो जाएगा माइनस साइन का पावर 9x, मतलब यहां से हो गया माइनस एफ एक्स। और क्योंकि फंक्शन जो है एफ ऑफ माइनस एफ एक्स आ गया तो फंक्शन तो ऑड हो गया, और ऑड के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 0, मतलब यहां से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जो थ्योरी बताया इसके लिए टाइम लगा, बट जब आप लोग खुद से सोचोगे तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि साइन एक्स ऑड है, और साइन एक्स अगर ऑड है तो ऑड का पावर में कुछ भी करेंगे तो वो तो ऑब्वियस है कि ऑड ही रहने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा, और ऑड का अगर माइनस ए से ए में निकालना जाओगे तो उसका 0 होता है। ठीक, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा कि dx जो है अपॉन में 1 + x² है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 + x² का, और लिमिट दिया हुआ है 1 से √3। चलो हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 + x² का, ये होता है tan इनवर्स x, अगर इंडेफिनिट रहा तो साथ में c आता है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x, और जो लिमिट दिया है वो दिया है 1 से √3। जब लिमिट पुट करें तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब बताओ कि tan के किस वैल्यू के लिए √3 होता था, तो आप लोग को याद होगा कि π/3 के लिए होता था, फिर माइनस ये tan इनवर्स 1 है। अब 1 किस वैल्यू के लिए देता था, तो ये होता था π/4 के लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 4π, यहाँ पे होगा 3π, 4π में से 3π गया तो बचेगा पाई और नीचे है 12, मतलब इसका आंसर आ गया π/12, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे dy बाई dx दिया हुआ है प्लस y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग, अगर आप लोगों ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसे। तो हम लोग का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ई का पावर इंटीग्रेटिंग, मतलब इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पी का वैल्यू दिख रहा होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हो जाएगा आपका ई का पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, यानी ई का पावर 10x यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल कह रहा कि ऑर्डर बताना है हम लोगों को ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान रखिएगा कि जितना आपका हाईएस्ट ऑर्डर है उस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कहना क्या मतलब है कि सबसे देखो ज्यादा कौन सा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसमें प्रेजेंट रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वही हो जाता है उसका ऑर्डर। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। कह रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1,0,2 इज। तो ध्यान रखिएगा ऐसे में क्या होता है कि जो x कोऑर्डिनेट है उसमें लगाते हैं i, जो y कोऑर्डिनेट है उसके लिए j, और जो z कोऑर्डिनेट है उसके लिए लगाते हैं k। तो यहां हो जाएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप, और इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा i कैप और 0 वाला हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 k कैप, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स
5i+j-3k एंड 3i-4j+7k ईच। तो हमें निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो यहां से हो जाएगा 5 × 3 15, फिर 1 × -4 तो ये हो जाएगा -4, और फिर -3 और 7 तो ये हो जाएगा -21। यहाँ से आ गया 21 और 4 25, यानी 15 - 25। तो 15 में से 25 घटेगा तो ये बचेगा -10, यानी इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा -10, ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा कि यहाँ पे दो फैक्टर है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा x और y का मान क्या होगा। अब सोचो, i वाला i के साथ लगेंगे तो x कितना आ गया, x हो गया 3, और y वाला y के साथ तो y कितना हो गया -2। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो -y के बराबर है, तो y क्या हो जाएगा -2। मतलब यहाँ पे आ गया x3y-2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो पहला। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा कि a-b क्रॉस प्रोडक्ट है a+b के साथ, तो क्या आएगा। चलो करते हैं सॉल्व इसमें कि a-b क्रॉस प्रोडक्ट है a+b का। करते हैं, a का a के साथ आ जाएगा a×a, फिर a का b के साथ होगा +a×b, फिर -b का a के साथ होगा -b×a, फिर -b का +b के साथ होगा -b×b। और हम लोग जानते हैं कि अगर a×a निकालते हैं तो ये हो जाता है 0, कि जब सेम वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। मतलब ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। और हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि जो -b×a वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं a×b वेक्टर। ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो गया ये 0 प्लस ये हो गया a×b, फिर ये भी हो गया प्लस में a×b, और यहां से आ गया 0। मतलब यहां से आ गया 2 टाइम्स a×b वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर यहां से हो गया पहला। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि i×j क्या होगा। तो i×j k हो जाता है, ये तो आप लोगों को याद होगा। ये इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे, ठीक है, कि यहां मान लेते हैं i है, यहां मान लेते हैं कि j है, और यहां मान लेते हैं कि k है। जब लोग ऐसे चलते हैं तो i j क्या हो जाएगा k, इसलिए k यहाँ पे हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल। कह रहा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 0,0,1। ठीक है, चलिए अगला। अगला कह रहा है कि a.a क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा a.a ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कह रहा लाइन जो है x-5/3 ये बराबर, मतलब दिया हुआ है एक लाइन का इक्वेशन x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2। कह रहा ये किस पॉइंट से पास कर रहा। तो ध्यान रखिएगा जो ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ऐसे समझ रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा कुछ पार होता है ए बी सी से, ठीक है, तो ये जो ऊपर का रहता है ये लिखते हैं कि x-a नीचे में मान लो अपना कुछ a1 था, इक्वल टू y-p/b1 था, और z-c/c1 कुछ था, a1 b1 c1 जो है वो है आपका डायरेक्शनल वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो क्या है, पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो ये उसी पॉइंट से पास करता है। अब यहाँ पे अगर देखें इस वाले में से, इस वाले में से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि जो -5 है तो ये -a के लिए a होता था, मतलब यहाँ से हो जाएगा 5, फिर +4 के लिए हो जाएगा -4, और -6 के लिए हो जाएगा +6, मतलब ये इस पॉइंट से पास करके जा रहा होगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल
टू द प्लेन 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इक्वल टू 0 इज। ठीक है, तो निकालते हैं। तो यहां से जो वेक्टर, जो यहाँ पे हमने जो प्लेन का इक्वेशन दे रखा, तो यहां से अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस 3j कैप। या फिर ऐसे कहते हैं, जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा आपका 2, -3, -6। ठीक है, और यहां से अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालें तो पहले इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a, ये मानते हैं b, ये मानते हैं c, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना आ गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी यहां से आ गया रूट 49, और रूट 49 होता है 7। अब डायरेक्शन कोसाइन जो चाहिए तो उसी में बस हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/7, यहाँ हो जाएगा -3/7, और यहाँ होगा -6/7, और यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। इनफैक्ट पहला और तीसरा सेम है। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सेम है, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 4, 2 एंड 7, -2, 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जहां से मानते हैं कि इससे पास कर रहा है पहले वाले पॉइंट से, और फिर ये जो डायरेक्शन देगा ये इसका माइनस इतना देगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि यहाँ हो जाएगा x माइनस ऑफ -2 अपॉन, ये x में जो माइनस आएगा क्या, तो 7 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू y -4 अपॉन -2 -4 इक्वल टू z -2 अपॉन 5 -2। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो x +2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y -4 अपॉन, यहाँ से -2 -4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ से हो जाएगा z -2 अपॉन 3। अब देख सकते हैं सब जगह से 3 कॉमन होके कट जाएगा, और यहाँ से बचेगा, ये कटेगा 1 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा तो 3 आएगा, यानी यहाँ से बन गया x +2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y -4 अपॉन -2 इज इक्वल टू z -2 अपॉन 1। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि जो नीचे रहता है वो नीचे आता है और ऊपर में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो 1/4 गुने 2/1, 2 से 4 घटा 2 बार में, और यहाँ से आ गया 1/2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8। ठीक है, एक सेकेंड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। अब इन तीनों का अगर एलसीएम निकालें 8, 3 और 4 का, तो 8, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 24।
ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 तिया 24, तो यहाँ पे 3 तिया ही 9 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 अट्ठी 24, तो यहाँ से हो जाएगा 8 एकम 8। फिर माइनस 4 छक 24, तो यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6। तो यहाँ से हो गया 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 6 यहाँ हो गया 11। और यहाँ से आ गया 11/24। ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन आ गया आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो अगला सवाल करते हैं अब। इसमें लोचा है क्या? 12 9 8 सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x plus y minus 2z plus 1 equal to 0 फ्रॉम द पॉइंट 0, -1, 3। तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है कि मान लो आपके पास एक ऐसे प्लेन है और एक पॉइंट यहां से ऐसे है, यहाँ पे x1, y1, z1, और ये प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये जो d है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि इस वाले को इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा? तो a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग डी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? मॉड यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे हो जाएगा -1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फिर 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से कितना आ गया? 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, फिर -1 यहाँ से हो गया -6 प्लस 1 अपॉन नीचे हो गया रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4। अब यहाँ से अगर देखें तो -1 प्लस 1 कट जाएगा और ऊपर बचेगा -6। -6 का मॉड लेते ही ये हो जाएगा 6, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 और 1 9, तो 9 का रूट हो जाता है 3, यानी 3 से 6 कटेगा 2 बार में और यहाँ आ जाएगा 2। जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 यूनिट। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। और यहाँ पे जो सवाल थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे आपके पास जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम में। कोई यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। बहुत चांसेस है ये सारे क्वेश्चंस को आने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।